तो स्टूडेंट्स हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन करना सीख रहे थे। गुडविल के वैल्यूएशन में हमने कहा है कि चार तरह के चीजें अपने को निकालनी है। सबसे पहला हम लोग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते हैं, फिर हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट, फिर सुपर प्रॉफिट और आखिरी में हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अगर निकालते हैं तो उसको निकालने के लिए एक टेबल हम लोग बनाते हैं। उस टेबल में हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट लिखते हैं, एबनॉर्मल लॉस अगर कोई है तो ऐड करेंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो लेस करेंगे, अकाउंटिंग एरर एडलेस करना पड़ेगा और स्टॉक का इफेक्ट बेटा एडलेस होगा रिलेटेड ईयर्स के प्रॉफिट में। ये एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा। उसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट बनाएंगे, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर कर। अब 6 इफेक्ट आएंगे। अगर खर्चा बढ़ने वाला है फ्यूचर में तो लेस करेंगे, कम होने वाला है तो ऐड करेंगे, इनकम बढ़ने वाला है तो ऐड करेंगे, इनकम कम होने वाला है तो लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उसे लेस करेंगे, पार्टनर्स के रेम्यूनरेशन को लेस करेंगे। तो ये हमारे लिए एफएमपी बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसमें से टैक्स को लेस करेंगे तो एफएमपी आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अगर किसी साल abnormal लॉस है बेटा, abnormal लॉस जैसे लॉस बाय फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, थेफ्ट, लॉस बाय सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स या लॉस बाय सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उससे रिलेटेड ईयर में से लेस करना है। और एबनॉर्मल प्रॉफिट हो जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उससे हम लोग एबनॉर्मल प्रॉफिट का रिलेटेड ईयर में से लेस करेंगे। स्टॉक इफेक्ट के दो इफेक्ट आएंगे। अगर किसी साल क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया तो उस साल तो लेस करेंगे, अगले साल ऐड करेंगे। किसी साल क्लोजिंग स्टॉक कम लिख दिया है तो उस साल ऐड करेंगे, अगले साल लेस करेंगे। अगर एडजस्टेड प्रॉफिट बेटा लगातार इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाए तो हम वेटेड एवरेज बनाएंगे। तो जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा उसके बाद हम उन्हें वेट देंगे और फिर प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर आखिरी में आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेटा टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट हो जाएगा। फिर आता है हमारा सेकंड स्टेप बेटा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारे लिए बनता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बट क्वेश्चन ही कहते हैं कि आपको कैलकुलेशन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पर करनी है, तो फिर तुम एवरेज मत बनाना, सिर्फ क्लोजिंग ही निकालेंगे। पॉइंट आता है सर एवरेज या क्लोजिंग बनता कैसे। तो देखो सबसे पहले तो टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी लेस करते हैं ना, तो आपका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। अब कैलकुलेशन अगर इसी पे करनी है तो बस इसी को काम में ले लोगे। और अगर क्वेश्चन कह दे कुछ ना कहे तो फिर अपने को एवरेज भी बनाना है। टोटल एसेट्स में बेटा यहाँ पर ना तीन चीजें नहीं लेते हैं, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस असेट्स। और आउटसाइड लायबिलिटीज में बेटा हम लोग शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को शामिल नहीं करते हैं, तो ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाती है। इसमें से हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोग लेस करते हैं, लेकिन ये जो प्रॉफिट होना चाहिए इसमें सारा अकाउंटिंग एरर का एडजस्टमेंट हो जाना चाहिए, मगर इसमें इंटरेस्ट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए। उससे एवरेज कैपिटल हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट को लेस कर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बनाएंगे। ये एवरेज में ये हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट क्यों ले रहे हैं उसका कंटेंट समझा रहा हूं मैं, सिर्फ आपको करना तो ये है, ये तो याद रखना है, पर होता क्यों है ऐसा उसका लॉजिक समझो बेटा ना। मान लीजिए मेरी ओपनिंग कैपिटल है। देखो वैसे तो एवरेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल अपॉन 2 करने पर फॉर्मूला आता है। देखो अपनी जो ओपनिंग कैपिटल होती है ना, जैसे वो ही मेरी 5 लाख, इसमें हम लोग इस साल प्रॉफिट जितना कमाया उससे ऐड करते हैं 1 लाख, तो बेटा ना बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल लिखते हैं 3 लाख। ये जो कैपिटल आती है ना बेटा उससे कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल। सॉरी 6 लाख आ रही है। ये जो कैपिटल आ रही है ना इससे तो कौन सी कैपिटल कहते हैं बेटा, क्लोजिंग कैपिटल। और ये कितनी है बेटा, ओपनिंग कैपिटल। अब मेरे पास अगर ये ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होती तो मेरे लिए एवरेज कैपिटल आसानी से बन सकती है। ओपनिंग कैपिटल 5 लाख है, क्लोजिंग कैपिटल 6 लाख है, डिवाइड बाई 2 करा सर 5.5 लाख आंसर आएगा। पर होता क्या ना, मेरे पास क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंस शीट दे रखी होती है वर्ष के अंत की, तो मेरे पास सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल ही होती है। ध्यान देना सर की बात को, मेरे पास सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल ही होती है, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं होती है, और प्रॉफिट मेरे पास होता है। तो हम क्या करें, ध्यान देना, इस 6 लाख में क्लोजिंग कैपिटल में से मैं हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट लेस कर दूं। 1 लाख का आधा, 1 लाख का आधा कितना होता है बेटा, 50,000, वो लेस कर लूं तो 5,50,000 बेटा हमारे लिए आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो बात को। वैसे तो फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाई 2 होता है,
पर क्योंकि मेरे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं होती तो आप क्लोजिंग कैपिटल में से आधी करंट ईयर प्रॉफिट को लेस कर दो तो भी आपके लिए एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इसीलिए हम लोग बेटा यहाँ पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट को लेस करते हैं। पर क्वेश्चन अगर कहे कि, ध्यान रखना एक ही क्वेश्चन में है ये लॉजिक, पर हम नोट लिखेंगे। क्वेश्चन अगर आपसे ऐसा कह दे कि जो बिजनेसमैन है ना वो हर साल पूरा प्रॉफिट बेटा बिजनेस से निकाल लेता है, क्वेश्चन में ऐसी लाइन लिखी हुई हो कि हर साल जो भी प्रॉफिट कमाया जाता है उससे व्यापारी द्वारा पूर्ण रूप से निकाल लिया जाता है, अगर बिजनेसमैन पूरा प्रॉफिट निकाल ले तो ऐसी सिचुएशन में आप ना ध्यान रखना उस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में आएगा हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट को हम लोग लेस नहीं करेंगे, उससे हम लोग ऐड करेंगे। तो एक नोट में नीचे लिखा रहा हूं, वैसे तो हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट लेस करना है बेटा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से एवरेज बनाने के लिए, पर मैं एक नोट लिखा रहा हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा, एक बार मैं हिंदी में लिखा रहा हूं, किंतु यदि व्यापारी द्वारा संपूर्ण लाभ प्रत्येक वर्ष व्यवसायी से निकाल लिया जाए तो हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट को क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड करें। तो अगर हर साल बेटा ना प्रॉफिट निकाल रहा है तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में उस केस में आप हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट को लेस ना कर कर ऐड करेंगे, ऐसा सिर्फ एक ही क्वेश्चन में आएगा बट लॉजिक लिख लें। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट मैंने वैसे नोट्स दिया उसमें प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, इफ करंट ईयर प्रॉफिट इज विड्रॉन by businessman then half of current year profit will be added for average capital employed। average capital employed के लिए लिख लेना half of current year profit को हम लोग लेस ना कर कर बेटा ऐड करेंगे। अब एक नोट आता है सर ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, मैंने कहा ना सर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तो सर आपने समझा दिया, सर हमको एनआरआर भी समझाओ, तो नेक्स्ट नोट लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सामान्य प्रत्यायित दर एनआरआर कि सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं। बेटा ना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए तीन लॉजिक क्वेश्चन में होते हैं। एक एनआरआर निकालने के लिए क्वेश्चन में ना इंटरेस्ट रेट दे रखी होगी, ब्याज की रेट दे रखी होगी, बैंक ब्याज की रेट के बैंक कितना इंटरेस्ट देता है, और अगर उसमें क्वेश्चन में रिस्क की रेट भी दे रखी हो तो वो रिस्क रेट ऐड कर देंगे। जैसे इंटरेस्ट रेट दे रखी है 10% और क्वेश्चन कहते हैं रिस्क रेट है 2%, तो 10 + 2 बेटा 12% एनआरआर कहलाएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में ना लास्ट ईयर के डिविडेंड की रेटें दे रखी हो, तो फिर एनआरआर निकालने के लिए लास्ट ईयर डिविडेंड रेट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर कर दोगे। लास्ट ईयर डिविडेंड रेट जैसे क्वेश्चन कहे कि पिछले 5 सालों की डिविडेंड रेट 10%, 8%, 12%, 14%, 11% है, तो फिर आप एनआरआर करने के लिए क्या करना, उन सब रेटों को जोड़कर जितने साल है उसको डिवाइड दे दोगे। या फिर एनआरआर के लिए क्वेश्चन में ना डिविडेंड पर शेयर मिल सकता है, एक शेयर पर हमने डिविडेंड दिया 20 रुपए का, तो फिर एनआरआर बनाने के लिए डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100 कर दो, मार्केट प्राइस पर शेयर। जैसे क्वेश्चन कह दे
कि डिविडेंड पर शेयर 20 रुपए का दिया गया और बाजार मूल्य एक अंश का 200 रुपए, तो एनआरआर निकालने के लिए 20/200 इंटू 100 करेंगे तो 10% हमारे लिए एनआरआर आ जाएगी। तो एनआरआर निकालने के लिए बेटा 3 लॉजिक होते हैं, मेन तो यही काम आएगा, ये वाला इंटरेस्ट रेट ही होगी और रिस्क रेट है तो उसको जोड़ देंगे, या फिर बेटा लास्ट ईयर डिविडेंड रेट अपॉन नंबर ऑफ ईयर कर देंगे, या फिर बेटा डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100 कर देंगे। तो ये आपकी दो कैलकुलेशन हो गई बेटा। सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट करा, सबसे पहले हमने एफएमपी निकाला, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला। अब हमारे लिए आता है कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अधिलाभ की गणना, और इसको निकालने का तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एफएमपी स्टेप 1 में निकाला था, नॉर्मल प्रॉफिट बेटा हमने स्टेप 2 में निकाला था। उन दोनों का जो अंतर आता है ना बेटा, उसी को हम सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो सुपर प्रॉफिट तो कोई बड़ा लॉजिक है नहीं बेटा, सिंपल सा सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एफएमपी में से आप नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देंगे, तो आप लोगों के लिए ना बेटा यहाँ पर सुपर प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। और जब हम ये कर चुके हैं तो अब हमारा सबसे मेन केस स्टेप 4, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर गुडविल, अभी तक तो आपने सिर्फ प्रॉफिट ही निकाले हैं, पहले एफएमपी निकाला, फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, फिर सुपर प्रॉफिट निकाला, गुडविल कहाँ निकाली? गुडविल हम अब निकालेंगे कि सर अब गुडविल कैसे निकलेगा। गुडविल को निकालने के लिए टेबल आप सब बनाएंगे, ये आपका चैप्टर मैक्सिमम खत्म, बीच में कोई एक दो नोट और आएंगे, बाकी खत्म, बस अपन कल से क्वेश्चन शुरू कर देंगे। तो आप एक टेबल बनाएंगे बेटा यहाँ पर, उस टेबल में एक छोटा हिस्सा लेंगे फर्स्ट कॉलम का, फिर जो भी बच रहा है ना उसके 2 बराबर भाग कर देना। 15 एक लाइन की बना लें टेबल। पहले वाले में हेडिंग डालना मेथड, कौन सा मेथड काम में लेना है। अगले में डालना वैल्यूएशन ऑन एफएमपी। गुडविल की कैलकुलेशन बेटा या तो आपको एफएमपी पर करनी पड़ सकती है, क्वेश्चन कह देगा, या सुपर प्रॉफिट पर करनी पड़ सकती है। अगर बेटा ना एफएमपी पर ही गुडविल निकालना है तो सिर्फ पहली स्टेप काम में लिया और फिर ये टेबल काम में ले लेना। क्वेश्चन कहे कि सुपर प्रॉफिट पर गुडविल निकालना है तो पहले तीनों स्टेप काम में लेना, फिर ये टेबल के फॉर्मूले काम में लेंगे। मेथड 3 होते हैं बेटा गुडविल को वैल्यू करने के। फर्स्ट होता है वर्षों की क्रय विधि, नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड। ध्यान से सुनते चलना, समझते चलना। नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड अगर एफएमपी पर लेना हो तो ना बेटा गुडविल का फॉर्मूला एफएमपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कहलाएगा। जैसे क्वेश्चन कहे कि गुडविल की कैलकुलेशन एफएमपी के 4 वर्षों के क्रय के आधार पर करो, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 के रखें तो एफएमपी जो निकला उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नहीं सर, क्वेश्चन कहते हैं कि गुडविल सुपर प्रॉफिट पर नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड लो, तो फिर गुडविल का फॉर्मूला बेटा सुपर प्रॉफिट टू नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देना। एक बार मैं लिख दूं बेटा सारा, फिर याद करा देता हूं। सेकंड मेथड होता है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर एफएमपी का कैपिटलाइजेशन करना हो बेटा, समझना, अगर एफएमपी का कैपिटलाइजेशन करना हो तो फिर कैसे फॉर्मूला बनता है।
उस केस में ना गुडविल निकालते वक्त आप एफएमपी जो आया ना बेटा, उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को डिवाइड देकर इनटू 100 करते हैं और उसमें से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस कर देते हैं। तो ये है हमारे लिए गुडविल आ जाता है। पर यहां गुडविल निकालेंगे ना, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन अगर करना है तो समझना थोड़ा सा यहाँ फर्क है। सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, बस यही गुडविल हो जाएगा। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ क्या होता है कि सुपर प्रॉफिट जब निकाला होगा ना, तभी हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड काम में ले चुके होंगे, इसलिए और लेस करने की जरूरत नहीं है। थर्ड होता है आखिरी, वार्षिकी वृद्धि विधि, एनुअल एन्युटी मेथड, एनुअल एन्युटी मेथड। इस मेथड में ना गुडविल अगर आपको एफएमपी पर निकालना है, एफएमपी इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज का मतलब 1 रुपए का वर्तमान मूल्य, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा कितने इंटरेस्ट रेट पर 1 रुपए का वर्तमान मूल्य इतना है। और अगर आप सुपर प्रॉफिट पर लोगे तो सुपर प्रॉफिट इंटू ये हमारे लिए फॉर्मूले, ये आपका चैप्टर ही खत्म। चलो मैं याद करा देता हूँ कंटेंट। बेटा गुडविल को निकालने के 3 मेथड होते हैं, और ये तीनों मेथड ना आपको क्वेश्चन कहेगा एफएमपी पर भी लेने पड़ सकते हैं और सुपर प्रॉफिट पर भी। कुछ ना कहे तो हमें सुपर प्रॉफिट पर ही काम में लेना है, पर नहीं क्वेश्चन ही कहते कि नहीं आप तो कैलकुलेशन ही बेटा ना एफएमपी के आधार पर ही करो, तो फिर एफएमपी पर ही करेंगे। 3 मेथड हमारे पास होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है बेटा हमारे लिए नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड। नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड, नंबर ऑफ ईयर परचेज मेथड अगर हम लोग काम में लें एफएमपी पर लो तो फॉर्मूला एफएमपी इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर कितने वर्ष हैं वो क्वेश्चन देगा, 4 वर्षों के आधार पर 8 वर्षों के, उनको मल्टीप्लाई करना है। सुपर प्रॉफिट पर हो तो सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करोगे। कैपिटलाइजेशन मेथड काम में लेना है, एफएमपी पर लेना हो तो एफएमपी अपॉन एनआरआर इंटू 100 माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सुपर प्रॉफिट पर काम में लेना है तो सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर इंटू 100, यहाँ और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस नहीं करेंगे। एनुअल एन्युटी मेथड लेना हो तो बेटा एफएमपी इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज, और सुपर प्रॉफिट पर लेना हो तो सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज। 20 नंबर के क्वेश्चन में तीनों मेथड पूछेगा, तीनों से ही आपको गुडविल निकालनी रहेगी, तीनों से आंसर अलग अलग आएंगे। क्वेश्चन कहते हैं कि सबसे बेस्ट कौन सा है, तो ध्यान रखना सबसे बेस्ट मेथड बेटा हमारे लिए एनुअल एन्युटी मेथड होता है। तो अगर क्वेश्चन कह दे कि भाई सबसे बेस्ट मेथड से निकालो, ध्यान रखना सबसे बेस्ट मेथड बेटा एनुअल एन्युटी मेथड माना जाता है। पर एक दिक्कत एनुअल एन्युटी मेथड में आ सकती है कि आपको ना बेटा क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज नहीं दे रखी हो, तो फिर अपने को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज नहीं दे रखा हो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज हमें निकालना पड़ेगा बेटा। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे लिए, तो एनुअल एन्युटी मेथड में प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपीज नहीं दे रखा है बेटा, तो अपन अलग से निकालेंगे 1 अपॉन 100 अपॉन 100 प्लस आर की पावर एन
अपॉन R/100। कैसे सोल्व होगा वो क्वेश्चंस में करूंगा, वरना अगर प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपीज नहीं दे रखी हो बेटा तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला काम में लेंगे। यहाँ जब मैं R लिख रहा हूँ ना, तो R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि क्वेश्चन में होगा। N लिख रहा हूँ, N का मतलब मेरे लिए, N का मतलब बेटा नंबर ऑफ ईयर होगा। अगर हम लोगों को प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपीज नहीं दे रखी और एनुअल एन्युटी मेथड लेना है, तो हम फिर बेटा 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस आर की पावर n अपॉन R/100 कर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज सोल्व करेंगे। ये आपका बेटा ना गुडविल खत्म। अब हम क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। एक तो बीच में चिल्लर नोट और आएंगे, पर वो जहां आएंगे बेटा वहां हम पढ़ेंगे। ये आपका सारा ही कंटेंट मैंने लिखवा दिया है, तो प्रॉपर वे में नोट्स बना लें, 4 स्टेप अच्छे से माइंड में बिठा लें, आज पूरा बना लें और बहुत अच्छे से बेटा चीजों को याद कर लें। एफएमपी निकालना, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, गुडविल, ताकि आपका ना 20 नंबर का एक चैप्टर खत्म हो जाता है। और ये आ गया बेटा तो हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो बेटा ये कंप्लीट करें। अब जो भी नोट्स मैंने आपको पीडीएफ भेजी थी ना उस दिन, पूरे पीडीएफ के सारे नोट्स बेटा आप डिक्टेट कर लेना, नोट कर लेना, ताकि हम लोग क्वेश्चन शुरू करें। और बेटा चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब कर लें, और भी आपके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें भी बेटा शेयर करें, और सब जने देखें। आपके पास काफी टाइम है बेटा ना, और सेकेंड ईयर का बहुत बड़ा सिलेबस है, इसलिए टाइम से हम लोग पढ़ लें तो आगे अपने को रिवीजन के लिए बहुत टाइम मिलेगा। और ये वीडियो क्लासेस आपको अवेलेबल रहेगी, तो ये बाद में भी काम आएगी। ऐसा नहीं कि अपना लाइव चल रहा है ये क्लासे गई, ये रिकॉर्डेड है ना, तो ये आपके बहुत बेनिफिशियल है। आगे भी आपको कभी भी पढ़ना है, कभी भी रिवीजन करना है, ये क्लासेस देखिए, आराम से आपका कंटेंट होगा। बाकी ठीक है, लाइव में तो आपका कोई नहीं देखा होगा, काम ही खत्म, आपके पास कोई बैकअप नहीं रहेगा। ये बैकअप ऐसा है जो आप हमेशा यूज कर सकते हो, कभी भी चीजों को देख सकते हो। और सब आप कमेंट जरूर दें और लाइक करें। ओके थैंक्स। बाकी हम लोग कल से क्वेश्चन शुरू करूंगा, कोशिश करना है कि बुक अरेंज हो जाए कि ताकि हम लोग क्वेश्चन अच्छे से कर पाए।